नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मेघा टंडन और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कंसर्निंग टॉपिक के बारे में, जो कि है एक साइलेंट पैंडेमिक ऑफ एयर पोल्यूशन। आज हम बात करेंगे इसके बारे में विद अ वेरी सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट एंड एक्स डायरेक्टर ऑफ एम्स, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, पद्मश्री। वेलकम सर। थैंक यू जी, नमस्कार जी। सो सर, आजकल हम ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में सुन रहे हैं, जो कि एयर पोल्यूशन के लिए बताया जाता है, हाउ हार्मफुल इज द हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स फॉर अस एंड हाउ कंसर्निंग इट इज फॉर आवर लंग हेल्थ एंड फॉर आवर ओवरऑल पब्लिक हेल्थ। तो जब हम AQI की बात करते हैं या हम पोर एयर क्वालिटी की बात करते हैं, तो दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो उसका एक्यूट इफेक्ट क्या होता है और दूसरा उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है। हम सर्दियों में बात करते हैं जब AQI 300, 400 या 400 से ऊपर हो जाता है, 500, 600 भी हो जाता है, वो एक्यूट इफेक्ट होता है। जो हम देखते हैं कि जिन लोगों को ऑलरेडी प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, या बुज़ुर्ग लोग हैं या छोटे बच्चे हैं, उनमें इसका बहुत ज़्यादा एक्यूट इफेक्ट होता है। इट लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी, इट लीड्स टू ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, कॉफ, सांस में खुल के वो सांस नहीं ले पाते, चेस्ट टाइटनेस होती है और इसके कारण इमरजेंसी विजिट्स बढ़ जाती है। कुछ साल पहले हमने एक स्टडी करके देखा था कि जो इमरजेंसी में, एम्स के इमरजेंसी में जो लोग आ रहे हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के कारण, सांस की तकलीफ के कारण, उनका डेटा देखा बच्चों का और बुजुर्ग का, और उसको एयर क्वालिटी के साथ कोरिलेट किया और ये देखा कि जब भी एयर क्वालिटी ख़राब होती है तो उसके अगले 4 से 6 दिन में एकदम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ जो पेशेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, ओल्डर लोग आते हैं, वो एकदम बढ़ जाते हैं। तो जिनको क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या जिनकी एज ज़्यादा है, उनको एयर पोल्यूशन जब एकदम बहुत पोर क्वालिटी एयर होती है, AQI इज़ वेरी बैड, तो एकदम हिट करता है, लीडिंग टू ब्रीदिंग डिफिकल्टी, हार्ट प्रॉब्लम्स एंड इमरजेंसी विजिट्स, और स्पेशली जिनको रेस्पिरेटरी या कार्डियक प्रॉब्लम हो। तो ये तो एक्यूट प्रॉब्लम है। क्रॉनिक प्रॉब्लम जो है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन है, जो भी अब बहुत स्टडीज़ आ रही हैं कि उसका भी मेजर इफेक्ट है ह्यूमन बॉडी पे। सर, हमारी लंग हेल्थ, हमारी हार्ट हेल्थ के अलावा और कौन से बॉडी ऑर्गन्स हैं जिन पे ये एयर पोल्यूशन अपना हार्मफुल इफेक्ट डालता है? जब हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि एयर पोल्यूशन जो है वो, उसमें कई टाइप के टॉक्सिक चीज़ें होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होती हैं, लेकिन जिसके बारे में ज़्यादातर कंसर्न रहता है वो है PM 2.5। अब PM 2.5 का मतलब क्या है? PM 2.5 का ये मतलब हुआ कि पार्टिकुलेट मैटर जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोन से कम है। और अगर हम उसको समझने की कोशिश करें साधारण भाषा में, तो हमारे बालों से भी वो 1/100 टाइम कम है। ह्यूमन हेयर से भी इतना छोटा पार्टिकल है। तो जब ये PM 2.5 या अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर जो PM 0.1 माइक्रोन के डायमीटर का होता है, एरोडायनामिक डायमीटर का होता है, जब हम इसको सांस के साथ अंदर लेते हैं तो ये हमारे लंग्स के साथ, हमारे लंग्स की जो लंग और ब्लड का बैरियर है उसको क्रॉस करके हमारे खून की नाली में आ जाता है। तो खून की नाली में सोजिश करता है, जिसको हम एंडोथेलाइटिस कहते हैं। और ये समझो कि अगर ये सोजिश हार्ट की नालियों में हो तो हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन अगर ब्रेन की नालियों में ज़्यादा जाके सोजिश हो जाए तो इसमें स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। लोगों को एकदम पासा कमज़ोर हो सकता है, और इसी तरह से और ऑर्गन्स में भी ये एकदम असर कर सकता है, क्योंकि जब ये टॉक्सिक मटेरियल हमारे ब्लड में पहुंच जाता है, हम बॉडी के हर एक हिस्से में पहुंच सकता है। तो ये भी देखा गया कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका जो है उसमें जैसे डिमेंशिया है, पार्किंसंस डिजीज़ है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकती हैं, आर्थराइटिस या गठिया की बीमारियां बढ़ सकती हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उस पर भी असर आ सकता है। एंड ओवरऑल एक जो 2 ग्रुप्स हैं जिसमें ज़्यादा इफेक्ट होता है बॉडी में बिसाइड द लंग एंड द हार्ट, और प्रेग्नेंट वुमेन एंड ऑल्सो न्यू बॉर्न चिल्ड्रन या स्मॉल चिल्ड्रन, तो उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सर, ये जो हमारी कंट्री में काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है स्मोकिंग की, जो बहुत लोग होते हैं जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं, एडिक्टेड होते हैं स्मोकिंग से, तो क्या ये डबल एक्सपोजर ऑफ स्मोकिंग एज वेल एज एयर पोल्यूशन, ये उन पे क्या ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट डाल सकता है? आपकी बात सही है। स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, अगर हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे एयर क्वालिटी ख़राब है,
तो इट इज़ लाइक स्मोकिंग 10 सिगरेट्स अ डे। Yeah. तो अगर ऑलरेडी कोई स्मोक कर रहा है तो उसका इफेक्ट जो है वो एडिटिव हो जाता है। एडिटिव से क्या, इट कैन मल्टीप्लाई ऑल्सो। और जब हम स्मोकिंग की बात करते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट ओनली सिगरेट स्मोकिंग या बीड़ी स्मोकिंग। आजकल एक टाइप ऑफ स्मोकिंग जो बहुत पॉपुलर है उसको हम वेपिंग कहते हैं या ई सिगरेट्स कहते हैं, या कुछ लोग हुक्का बार्स में भी जाते हैं। दे आर इक्वली हार्मफुल। लोग सोचते हैं कि वेपिंग से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वी आर नाउ वेल अवेयर कि वी हैव व्हाट इज नोन एज वेपिंग इंड्यूस्ड लंग इंजरी, और Right. लंग्स में ही वेपिंग का काफ़ी हद तक नुकसान होने लगा है। इसलिए वेपिंग इज ऑल्सो हार्मफुल, और वेपिंग एंड ब्रीदिंग एयर विच इज ऑफ पुअर क्वालिटी, दोनों का कॉम्बिनेशन से आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सर, जैसे हमने बात करी दैट एयर पोल्यूशन की वजह से एंड स्मोकिंग की वजह से हमारी लंग हेल्थ पे अफेक्ट होता है, तो क्या ये लंग डिजीजेज हमारी हार्ट हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देर आर नंबर ऑफ डिजीजेस जिनका हार्ट लंग लिंक है। कई डिजीज ऐसी हैं जो लंग्स में, अगर लंग श्रिंक कर जाएं और लंग्स की वेसल्स का प्रेशर बन जाए, जिनको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, तो उसके कारण हार्ट पे जोर पड़ता है, स्पेशली राइट साइड ऑफ द हार्ट, और राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो लंग, और क्योंकि लंग और हार्ट का बहुत क्लोज लिंक है, blood from one right side of the heart goes to the lungs to get oxygen, फिर oxygenated blood goes to the left side of the heart, and फिर goes all over the body। तो अगर lungs में कोई भी नुक्स हो तो it can increase the back pressure, जिससे right sided pressure बढ़ जाता है, और अगर लंग की ब्लड सप्लाई में जो आगे को जा रहे हैं उसमें नुक्स हो तो लेस ऑक्सीजन कैन गो टुवर्ड्स द हार्ट एंड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट बिटवीन द लंग एंड द हार्ट। ऑल्सो अगर कोई लंग्स, राइट साइड ऑफ द लंग्स में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो या इन्फेक्शन हो, then it can also spread to other parts also. So there is a need that we understand that there is a very strong connection between the heart and the lung. अगर हम हार्ट की बात करें तो अगर हार्ट की पंपिंग कम हो तो बैक प्रेशर के कारण लंग्स में पानी आ जाता है, जिसको हम पल्मोनरी एडीमा कहते हैं, और कभी कभी तो सांस की तकलीफ हो जाती है जो एस्थमा टाइप को मिमिक करती हैं। पीपल कॉल इट कार्डियक एस्थमा, विच इज़ बेसिकली मीनिंग कि आपका जो लेफ्ट हार्ट फेलियर है उससे जो आपकी लंग्स की जो सांस की नाली है उसमें सोजिश हो जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता है और सीटी जैसी आवाज़ आने लगती है जो दमे टाइप की बीमारी का को मिमिक करती है। तो ये समझना ज़रूरी है कि देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन between both the left side of the heart and the right side of the heart and the lungs. Right, sir. So what effect does air pollution and bad air quality have on causing lung cancer? What does evidence say? So इस पे काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं। पहले जो स्टडीज़ थी दे लुक्ड एट इंडोर एयर पोल्यूशन, जैसे विमेन जो अंदर चूल्हे पे खाना बनाती हैं और या उसमें लकड़ी यूज़ करती हैं, काऊ डंग यूज़ करती हैं, और किचन वेंटिलेटेड नहीं है, तो उसका शुरू में जो डेटा आया, या जो कोले पे खाना बनाते, कोल यूज़ करते हैं, उसमें ये डेटा आया था कि लंग कैंसर उनमें ज़्यादा पाया जाता है। अब मोर रिसेंट डेटा इज शोइंग अ लिंक बिटवीन आउटडोर एयर, क्रॉनिक एक्सपोजर टू आउटडोर एयर पोल्यूशन एंड इंक्रीज चांस ऑफ लंग कैंसर। ये समझना ज़रूरी है कि अगर हम लंग कैंसर की बात करें तो 15-20 साल पहले हम ये कहते थे कि मेजॉरिटी ऑफ लंग कैंसर इज रिलेटेड टू स्मोकिंग। Smoking related lung cancer was the commonest cause of lung cancer. Smoking was the commonest cause of lung cancer. लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नॉन स्मोकिंग लंग कैंसर वो ज़्यादा आ रहा है, लंग कैंसर अकरिंग मोर इन नॉन स्मोकर्स, और इसलिए जो अदर फैक्टर्स हैं, एयर पोल्यूशन, इंडोर एंड आउटडोर एयर पोल्यूशन, दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द नंबर ऑफ पेशेंट्स विद लंग कैंसर। Yes, sir. Thank you. So, as sir rightly pointed out, that indoor air pollution is as harmful as the outdoor air pollution. Now, coming on to next, sir, I would want to know that what extra precautions does the vulnerable population, like children, the senior citizens, or patients who already have prior history of any lung disease, be it asthma, be it COPD, उन्हें क्या extra precautions लेने चाहिए इस बढ़ते एयर पोल्यूशन के अंदर? So, अगर हम एल्डरली लोगों की बात करें या बच्चों की बात करें, दे आर द वनरेबल पॉपुलेशन। उनको एयर पोल्यूशन का असर ज़्यादा होता है। बच्चों में इसलिए होता है कि बच्चों का एक तो ग्राउंड लेवल में ज़्यादा, दे आर मोर एट ग्राउंड लेवल, तो इनहेलेशन ऑफ पोल्यूशन इज़ मोर। सेकेंडली, बच्चों का रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होता है, ब्रीदिंग इन एंड आउट ज़्यादा रहता है, तो दे इनहेल मोर पोल्यूटेंट्स।
thirdly they have growing lungs अभी उनके develop हो रहे होते हैं और उसमें pollution का असर होने से उनकी lung growth retard हो जाती है, they have lesser lung capacity and are more prone to long term effects, जैसे recurrent infection, recurrent pneumonias. Elderly लोगों की बात करें तो because of lower immunity in them, because of a process known as immunosenescence, elderly लोगों की immunity कम होती है, air pollution का इसलिए उन पे ज़्यादा असर होता है, they are more prone to infection after that. So secondary effects of air pollution can also be there. इन लोगों को पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि अब monitor AQI, अगर air quality index खराब है तो बाहर ना जाएं, avoid going out, especially सुबह सुबह या शाम को जब एयर क्वालिटी ज़्यादा ख़राब होती है, बिकॉज इन विंटर बिकॉज ऑफ कोल्ड एयर पोल्यूशन टेंड्स टू स्टे एट ग्राउंड लेवल. जब धूप निकल जाती है, थोड़ा गर्मी होती है तो पोल्यूशन राइजेज एंड इज़ नॉट दैट मच एट ग्राउंड लेवल. तो सुबह या शाम को बाहर ना जाएं, अपना एयर क्वालिटी मॉनिटर करें. और एल्डरली लोगों को अगर बाहर जाना ज़रूरी है और एयर क्वालिटी ख़राब है तो एक मास्क लगा के ज़रूर जाएं. डोंट गो विदाउट वेयरिंग अ मास्क बिकॉज मास्क विल गिव यू सम प्रोटेक्शन. अगर आपको और कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि आपकी सांस चढ़ रही है, चेस्ट में टाइटनेस हो रही है, तो उसमें देर ना करें, अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें टू सी कि उनको कोई और आपको कोई वर्सनिंग ऑफ योर अंडरलाइंग इलनेस तो नहीं हो रही. गुड डाइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, दे आर हेल्पफुल. इफ़ यू आर ओवरवेट, अपना वज़न बढ़ना नहीं चाहिए. कीप योर सेल्फ एंड अंदर एक्सरसाइज कर सकते हो. कुछ स्टडीज़ ने ये शो किया कि लंग हेल्थ इम्प्रूव्स बाय ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज. तो जैसे योगा है, प्राणायाम है, उसको करने से भी आराम मिलता है, लेकिन वो तब करना चाहिए अंदर, घर के अंदर, क्योंकि बाहर अगर एयर क्वालिटी ख़राब है तो उससे आपका यू विल ब्रीद इन मोर पोल्यूटेड एयर. 2020 एंड 2021 वर वेरी बैड ईयर्स फॉर अस. जैसे कि हम जानते हैं कि उस टाइम कोविड-19 का पैंडेमिक हिट किया था. एंड सर, यू वर अ कोविड फोरफ्रंट वॉरियर एंड अ पॉलिसी मेकर, एंड वी वुड लाइक टू थैंक यू फॉर इट फर्स्ट ऑफ ऑल. सर, नाउ सीइंग कोविड एट द हाइंडसाइड, क्या आपको लगता है कि इसका वापस आने का एज अ पैंडेमिक रिस्क है, और अगर हाँ तो क्या एज अ हेल्थ केयर सिस्टम हम इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, कैसे? तो अगर हम बात करें पैंडेमिक्स की, इस सेंचुरी की बात करें, पिछले 25-26 साल की बात करें, दिस हैज़ बीन अ सेंचुरी ऑफ आउटब्रेक्स. पिछले 25 साल में हमारे 2 पैंडेमिक्स हुए हैं. H1N1 पैंडेमिक, जिसको हम स्वाइन फ्लू पैंडेमिक कहते थे, और कोविड-19 पैंडेमिक. उसके अलावा देयर हैव बीन मेनी आउटब्रेक्स. सार्स का आउटब्रेक हुआ है, मर्स का आउटब्रेक हुआ है, जीका वायरस का आउटब्रेक हुआ है, एमपॉक्स का आउटब्रेक हुआ है, इबोला अफ्रीका से उसके केसेस और जगह भी हमने देखे हैं, और हम नीपा वायरस का इंडिया में आउटब्रेक हुआ है. तो अगर हम पिछले 25-26 साल का हिस्ट्री देखें तो नंबर ऑफ आउटब्रेक्स आर देयर. तो आई थिंक वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर आउटब्रेक्स एंड पैंडेमिक्स, बिकॉज कोविड-19 वाज नॉट द लास्ट पैंडेमिक दैट वी मे सी इन आवर लाइफ टाइम. इसलिए सर्वेलेंस बहुत ज़रूरी है, रिसर्च बहुत ज़रूरी है कि कहीं पर भी आउटब्रेक हो, कहीं पर भी ये क्लस्टर ऑफ केसेस हों, तो एकदम उसको हम कंटेन कर पाएँ, जिससे वो आगे ना फैले. हम इन्वेस्टिगेट कर पाएँ कि उस किस टाइप का वायरस है, किस टाइप की इन्फेक्शन है. वी मस्ट ऑल्सो स्टार्ट लुकिंग एट, जो हम कॉन्सेप्ट कहते हैं वन हेल्थ का, कि अगर हम ये देखें कि हेल्थ ऑफ ह्यूमंस इज लिंक्ड टू द हेल्थ ऑफ एनिमल्स, हेल्थ ऑफ प्लांट्स एंड हेल्थ ऑफ एनवायरनमेंट. अगर इन आउटब्रेक्स की बात करें, चाहे कोविड-19 की बात करें या स्वाइन फ्लू की बात करें, all of these outbreaks have been because viruses have jumped species. They were viruses which were either in birds, in animals, and then they jumped species. They entered humans, they mutated and became human viruses and developed the ability of human to human spread. Right. तो एक नया वायरस जब आता है और उसमें अगर human to human spread की ability हो जाती है, तो 2 चीज़ें होती हैं. एक तो वायरस is occurring in the humans are not having any immunity against that virus because it's a new virus. So it will cause an outbreak or a pandemic. Because there is no way that our body is able to develop antibodies against it. And it will spread quickly. So therefore हमें surveillance की बहुत ज़रूरी है, चाहे वो animals में हो, चाहे वो environment में हो, चाहे humans में हो, कि कहीं पर भी outbreak हो तो हम उसको contain कर पाएँ, आगे ना फैलने दें, जिससे जैसे कोविड-19 में हुआ था कि चाइना से लेके वो पूरी दुनिया में फैल गया, उस टाइप की सिचुएशन ना हो. राइट सर.
सर अभी भी इंडिया में टीबी एक मेजर हेल्थ बर्डन है, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस। तो सर इंडिया ने एक विजन देखा है दैट 2030 तक हम टीबी को एलिमिनेट कर देंगे। सो सीइंग द ग्राउंड रियलिटी, हाउ रियलिस्टिक डू यू थिंक दिस गोल इज एंड व्हाट ऑल हर्डल्स आर देयर इन अचीविंग दिस? योर व्यूज सर। So TB is a major challenge because it is bacteria but one admires because हमेशा tuberculous bacilli जो है वो कुछ ना कुछ अपने आप को evolve करता रहता है. It hides in the body and we have latent tuberculosis. It can stay in your body throughout your life without causing any infection, what is known as latent tuberculosis. It can evolve and become drug resistant tuberculosis and we have वो हमारे एक problem multi drug resistant tuberculosis TB है. लेकिन there is a lot of effort because we have new drugs. कई नई दवाइयाँ हैं जो टीबी को ट्रीट करने के लिए है. सर्वेलेंस बहुत एक्टिव है. रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिससे हम डायग्नोज कर सकते हैं. सीबी नैट जीन एक्सपर्ट से एकदम पता कर सकते हैं कि टीबी विद इन फ्यू मिनट्स वन कैन नो कि इसको इसमें स्पूटम में टीबी है या नहीं. एक्टिव केस फाइंडिंग चली है जिससे हम पेशेंट्स को बिफोर दे कैन स्प्रेड द डिजीज हम केस ढूंढना शुरू करते हैं. मेरा मानना है कि वी विल बी एबल टू कंट्रोल ट्यूबरकुलोसिस. It is effort which is required not only from government but from civil society कि हम किस तरह से ट्यूबरकुलोसिस की इन्फेक्शन को रोकने का कदम उठाएं. ब्रेक द चेन ऑफ स्प्रेड बिकॉज अगर ट्यूबरकुलोसिस होता है तो इट इज अ एयरबॉर्न इन्फेक्शन. अगर हम एयरबॉर्न इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं तो वी कैन डिक्रीज द बर्डन ऑफ डिजीज. बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, especially because like जैसे मैंने कहा कि we also have latent tuberculosis. So there is a large population हमारे कंट्री में जिनके अंदर टीबी के कीटाणु हैं लेकिन उनको कोई लक्षण नहीं है, सिम्टोमेटिक हैं, बट दे कैन डेवलप टीबी इन लेटर लाइफ. तो अगर हमें ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करना है, we also need to tackle latent tuberculosis. Thank you for sharing your valuable insights, sir. Sir, coming on to my last question, I would want to know that what strategies, as per being at the ground level, would you like to suggest the government to control the air pollution, and what strategies should the government take to control this growing pandemic? So I agree with you कि जो air pollution itself is a pandemic and I'd say it's a silent killer. अगर हम ग्लोबल एयर क्वालिटी रिपोर्ट देखें of 2024, it suggests that 8.1 million people in the world died in 2024 because of poor air quality. That is more than the number of people who have died because of COVID-19 as per the records. There are more deaths occurring because of air pollution than what we saw because of COVID-19. Unfortunately, because you can always diagnose and say this person died because of COVID-19, you cannot say this person died because of air pollution. Right. It causes worsening of your underlying condition and therefore causes the death. Isliye there is always this big challenge of trying to prove to policymakers that it is a pandemic and it is causing huge number of deaths. We need to do a lot of things. Both हमें अपनी तरफ से as citizens we have to do. How can we decrease our carbon footprint? अगर कहीं जाना है तो हम गाड़ी ना लें, वॉक करें. Be environmentally friendly. Yeah. Or school, but if children go to school, they can do carpooling or go in the bus. Every children, if he goes in his own car, it creates more pollution. तो हम अपनी तरफ से क्या क्या कर सकते हैं? That is one thing that is important. Yeah. Secondly is we need to look at what is the source of pollutants. How do we decrease pollution occurring from vehicular traffic? Can we move more towards better quality fuel and environmentally friendly road vehicles like e-vehicles? E-vehicles, yes. Secondly, can we have good green paths or cycling paths जिससे लोग साइकिल करके जाएं अगर थोड़ा दूर जाना है, और then they are safe also while cycling. So we need to actually have a shift in policy, and मेरा ये मानना है कि it is possible to do this. अगर हम देखें चाइना में बीजिंग ओलंपिक्स के टाइम air quality was very bad, but they were able to improve it dramatically, and now air quality in Beijing is as good as any other part of the world. Similarly, अगर हम लंदन की बात करें in the 50s, 1950s, London had the great London fog or smog, and air quality was very bad out there. लेकिन they brought in various acts, cleaned the air, and now the air quality in London is very, very good. इसलिए if there is a movement by both society, by policymakers, and we really invest in trying to
to improve the quality of air, I'm sure we can do it. So how effective is cloud seeding in controlling air pollution? What are your views on this? So cloud seeding is a temporary thing, and it has to be done at the proper time, and it has to have the good amount of moisture in the environment so that artificial rain happens. I think it is more of a short-term solution, and it is not always successful. Basically, I don't think that is something that one should look at on a long-term basis. Yes, during winter months, if possible, one can try it out, but long-term, so we have to find permanent, sustainable, and practical solutions. सर एक जो रेजिंग कंसर्न है आजकल, जैसे कि लोग खुद से एंटीबायोटिक्स कंज्यूम कर लेते हैं, पुराने प्रिस्क्रिप्शंस देख करके डॉक्टर के रिपीट कर लेते हैं. सो देयर इज दिस इशू कॉल्ड एज एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस व्हिच इज राइजिंग. हाउ हार्मफुल इज इट, डू यू थिंक, एंड व्हाट शुड बी डन टू कंट्रोल इट? एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और हम डॉक्टर्स इससे बहुत सालों से झेल रहे हैं. और कुछ हफ्ते पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में अपने मन की बात में जिक्र किया था कि वी हैव टू टैकल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और बिना डॉक्टर की सलाह से ऐसे एंटीबायोटिक नहीं शुरू करनी चाहिए. इसके कई कारण हैं. एक तो ये कारण है कि अगर हम ऐसे एंटीबायोटिक लेते रहेंगे तो हमारे जनरल जो बैक्टीरिया हैं उनमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा, और फिर वो एंटीबायोटिक कामयाब नहीं रहते. और अगर आप अपनी तरफ से ऐसे एंटीबायोटिक लेते रहेंगे और जब ज़रूरत नहीं है, तो आपके अंदर जो बैक्टीरिया हैं या जो इन्फेक्शन कर रहे हैं उनमें रेजिस्टेंस आ जाएगी, और वो एंटीबायोटिक फिर आगे आपके लिए कामयाब नहीं होगी. और कभी सीरियस इन्फेक्शन हो जाए तो बड़ी हाई एंड एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ जाती है. और हम ये देख रहे हैं कि आईसीयू में, हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट होते हैं डायरिया के साथ, निमोनिया के साथ, और हम उनका कल्चर करते हैं तो उसमें कई दफ़ा ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो पैन रेजिस्टेंट होते हैं. दे आर रेजिस्टेंट टू ऑल एंटीबायोटिक्स. और वो इसीलिए है क्योंकि एंटीबायोटिक्स से जब मिसयूज़ होता है तो हम बैक्टीरिया को एक मौका देते हैं कि वो अपने आप को इवॉल्व करें, कुछ उसके स्ट्रक्चर में और उसके मैकेनिज्म में चेंजेस आएँ, जिससे वो रेजिस्टेंस डेवलप कर देता है, और वो जो एंटीबायोटिक है उस बैक्टीरिया को मार नहीं पाती. इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर हमें कोई बुखार हो, पेट खराब हो, तो अपनी तरफ से एंटीबायोटिक्स ना लें. क्योंकि कई फीवर जो हैं वो वायरल होते हैं, और वायरस इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है. कई डायरिया जो हैं, गैस्ट्राइटिस जो है, इट इज़ नॉन इन्फेक्टिव, उसके लिए भी कोई एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है. कई दफ़ा जस्ट सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही आराम हो जाता है. और इसलिए एंटीबायोटिक्स को जितना हम अवॉइड करें उतना हमारे सिस्टम के लिए बेटर है. हाँ, एंटीबायोटिक्स ज़रूरी हैं. अगर इन्फेक्शन हो जिसके लिए एंटीबायोटिक्स चाहिए तो एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए, लेकिन वो अपने डॉक्टर के संपर्क के साथ. अगर हम मिसयूज़ करते रहेंगे और एंटीबायोटिक्स वैसे ही लेते रहेंगे, केमिस्ट के पास गए और एंटीबायोटिक्स ले ली, या पुरानी पर्ची ले ली, या पड़ोसी से पूछ के ले ली, तो उससे हम अपने आप को नुकसान कर रहे हैं. सोसाइटी में इस एंटीबायोटिक मिसयूज़ के कारण रेजिस्टेंस बन रही है, और एक समय ऐसे आ सकता है जो हम प्री एंटीबायोटिक एरा में पहुंच जाएं कि हमारे पास कोई एंटीबायोटिक ही नहीं हो जो कोई इन्फेक्शन को ट्रीट कर पाए, एंड दैट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस. यस, राइटली सेड सर. सर, अब हम अप्रोच कर रहे हैं वर्ल्ड कैंसर डे पे, विच इज़ ऑन 5th of Feb. सो व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव ऑन दिस डे टू द ऑडियंस? सो वर्ल्ड कैंसर डे इज़ कमिंग, एंड हम सब जानते हैं कि कैंसर इज़ ऑन द राइज. वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ कैंसर्स, एंड आई वुड जस्ट से टू थिंग्स. वन इज़ that almost 60% or more of cancers are preventable cancers. अगर हम अपनी हैबिट्स ठीक रखें, लाइफस्टाइल ठीक रखें, हाइजीन ठीक रखें, तो lot of cancers can be protected. More than 10 cancers are related to smoking. तो सिगरेट, बीड़ी बिल्कुल अगर बंद करें हम रिस्क ऑफ कैंसर कम कर सकते हैं. टोबैको चूइंग कम करें तो रिस्क ऑफ ओरल कैंसर कम हो जाता है. Similarly, if there is good hygiene, especially as far as women is concerned, cervical cancer can be less. सो पहला मैसेज तो यही है कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, और इसलिए देयर आर लॉट ऑफ कैंसर्स विच कैन बी प्रिवेंटेड अगर हम अपना लाइफस्टाइल को चेंज कर पाएँ. सेकेंड इशू इज़ अर्ली स्क्रीनिंग ऑफ लंग कैंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई दफ़ा अगर हम कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ लें तो उसका पूरा क्योर हो सकता है. एंड सो मच ऑफ रिसर्च हैज़ हैपेंड, सो मच ऑफ एडवांसेस हैव हैपेंड इन कैंसर साइंस कि देयर इज़ नाउ लॉट ऑफ न्यू ड्रग्स अवेलेबल. इसलिए at early age one should start looking at various ways that you can screen. Women usually are advised to palpate the breast to see for any lump in the breast.
सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग है, ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग है। अब हाई रिस्क ग्रुप में लो डोज सीटी चेस्ट होने से लंग कैंसर स्क्रीनिंग का भी प्रोग्राम शुरू हो रहा है। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स which are being run by the government in terms of the wellness center, in which cancer screening is also a very important program. तो आप कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में जानो, स्क्रीन फॉर कैंसर्स एंड अवॉइड habits which can actually increase the chance of one getting cancer. Right, sir. Thank you, sir.